स्कूल की डिबेट में जो सबसे पहले बोलता है उसे बाद में 5 मिनट का समय फिर मिलता है। आदरणीय जावड़ेकर जी, मुरलीधर राव जी, मुकुल कानितकर जी, शैलेन जी, मेरे सामने बैठे हुए विद्वजन साथी और सहयोगी, इस देश में ऐसा कौन है जो शिक्षा की समस्याओं से परिचित नहीं है, और ऐसा भी कोई नहीं है जो उसके पास उसका समाधान न हो। अपने अपने ढंग से बातें कही जाती हैं, अपने अपने ढंग से उनको आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन 18% की साक्षरता दर से प्रारंभ करके 75% से ऊपर की साक्षरता दर प्राप्त कर लेना, और वो भी जब आबादी 3.5 गुने बढ़ी हो, अपने आप में बड़ी उपलब्धि। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि आज देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिवार नहीं है जो अपने बच्चों को, लड़के और लड़की दोनों को, शिक्षा न दिलाना चाहता। यही नहीं, अब हर व्यक्ति ये समझता है कि केवल शिक्षा नहीं चाहिए, केवल स्कूल या कॉलेज में नाम लिखाना काफ़ी नहीं है। हमें चाहिए अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा, हमें चाहिए कौशल जो हमारे बच्चे को, हमारे किशोर को, हमारे युवा को एक सार्थक जीवन बिताने की तैयारी करा सकें। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक समस्याएं बढ़ती रहें। उपलब्धियां बहुत हैं, लेकिन जैसे जैसे उपलब्धियां बढ़ी हैं वैसे ही हमारी समस्याओं का परिमाण भी बढ़ता गया। मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूं। ग्रेटर नोएडा में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन, और हजारों करोड़ों की बात तो हर वक्त होती रहती है, समाचार पत्रों में आप पढ़ते रहते हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा के स्कूल, सरकारी स्कूल, 2007 से वहाँ बिजली नहीं, क्या बिल नहीं जमा हुआ, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और भी कुछ। कोरापुट के स्कूलों में और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में कोई अंतर नहीं। गुड़गांव में एक लड़की अध्यापिका 89 बच्चों को रोज इकट्ठा करके पढ़ाती है, स्कूल की अध्यापिका है, एकमात्र अध्यापिका है। सबसे बड़ी चुनौती जावड़ेकर साहब उन स्कूलों की ओर ध्यान देना है, क्योंकि मेरा अपना विश्वास है कि भारत के समेकित विकास का रास्ता गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल के दरवाजे से होकर ही जाएगा, अन्यथा ये विकास वर्गभेद पैदा करता रहेगा और कर रहा है। जिस शिक्षा से कहा जाता था कि ये लोगों को साथ लाएगी, वर्गभेद मिटाएगी, आज वो कहाँ पहुँची। विशेष वर्ग के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, अन्य के लिए केंद्रीय विद्यालय बनाए गए। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छे चले, आज भी चल रहे हैं। सामान्य रूप से एक नागरिक अपेक्षा करता है कि उसका बच्चा सेंट्रल स्कूल में या वैसे स्कूल में ही भर्ती हो जाए। नवोदय एक बड़ी सफलता है, उनको बढ़ाना है, उस संख्या को जितना बढ़ा सके बढ़ाने की चुनौती। देश के हर स्कूल को उस स्तर तक लाना है, मगर ये दुर्भाग्य है कि उस ऊंचे वर्ग ने अब केंद्रीय विद्यालयों को भी निरस्त कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उन्हें चाणक्यपुरी जैसे स्कूल हर राज्य में चाहिए। क्यों चाहिए? कहीं पर तो इसकी सीमा होना चाहिए कि सरकार कहाँ पर रुकेगी। वो अंतिम व्यक्ति को ऊपर लाएगी या जो ऊपर बैठा है उसको और सुविधाएं देती जाएगी। मैं इसे एक बड़ी चुनौती मानता हूँ। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि जब तक इस देश के सरकारी प्राइमरी स्कूल ठीक नहीं होंगे, हमारी जो बौद्धिक संपदा है, द कॉग्निटिव कैपिटल ऑफ इंडिया इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Only 30% children in this country are getting education at the acceptable level. 70% are not. Now imagine if this 30% goes to 60%. Our cognitive capital will multiply manifold. This is the challenge, how we can enhance the cognitive capital and go ahead.
The next challenge is, when UNESCO got a report prepared on the shape of education in 21st century, its title is Learning the Treasure Within. And this is what Swami Vivekananda used to tell us in many speeches, many instances. Man making education. The treasure is within a child. It has to be unearthed. Swami Ranganathanand used to say, whenever he addressed teachers, a teacher transforms an individual, a lay individual, from a person to a personality. व्यक्ति से व्यक्तित्व में बदल देता है। और इसी बात को देश के शिक्षकों के लिए बनी संस्था में महाभारत के अनुशासन पर्व से एक वाक्य लेकर हम लोगों ने कहा, गुरुर गुरुतमो धामा। अध्यापक बच्चे को, व्यक्ति को मनुष्यत्व से दैवत्व की ओर ले जाता है। ये लक्ष्य है, मनुष्यत्व से दैवत्व की, वही अध्यापक हो सकता है। इसलिए बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है, अध्यापक कौन होगा। मैं अक्सर इसको 4 शब्दों में कहता हूं। पहला, कौन पढ़ाए। दूसरा, किसे पढ़ाए। कौन पढ़ाए में सारा अध्यापक से जुड़ा सब कुछ आता है। किसे पढ़ाए, बच्चे की साइकोलॉजी, समझ, उसको जानने की बात आती है। क्या पढ़ाए, द कंटेंट ऑफ एजुकेशन, दिस करिकुलम ऑफ एजुकेशन। और कैसे पढ़ाए, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इन 4 के अंदर सारी चुनौतियां भी निभर आती हैं। एक एक करके आप देखते जाइए, आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है, मैकॉले ने कहा, इंडियंस मस्ट बी डिलिंक्ड फ्रॉम इंडिया। वो बहुत बड़ा शिक्षाविद था। अपनी सरकार के लिए उसने जो नीति बनाई, आज भी वो समाप्त नहीं हो पाई। टू सब्जुगेट इंडियंस, टू सब्जुगेट इंडिया, इंडियंस मस्ट बी डिलिंक्ड फ्रॉम देयर कल्चर, हेरिटेज एंड हिस्ट्री। कल्चर, हेरिटेज एंड हिस्ट्री। चुनौती ये है कि हम अपनी कल्चर, हेरिटेज और हिस्ट्री के बारे में क्या कोई दृष्टिकोण अपना पाएंगे। क्या हम अपने बच्चों को उससे परिचित कराएंगे और कैसे कराएंगे। क्या हम भारत की सब धर्मों के प्रति समान आदर भाव की जो संकल्पना थी और जो हजारों साल चलती रही, उसका हम राजनीतिकरण होने देंगे, या हम उसे उसी धरोहर को उसी रूप में आगे ले जाएंगे। ऐसे बहुत सी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन इन सबको ध्यान में रखकर कल्चर, हिस्ट्री एंड हेरिटेज, गांधी जी ने एक बार कहा कि मैं नए विचारों के लिए अपने खिड़की दरवाजे खुले रखना चाहता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो इतना बड़ा झंझावात आ जाए कि मेरा घर ही उजड़ जाए। यूनेस्को की ये रिपोर्ट जिसका मैंने जिक्र किया है, जब जेनीवा में प्रस्तुत की गई तो मैं वहाँ उपस्थित था। इसके चेयरमैन ने कहा, एजुकेशन इन एवरी कंट्री मस्ट बी रूटेड टू कल्चर, कमिटेड टू प्रोग्रेस। रूटेड टू कल्चर, कमिटेड टू प्रोग्रेस। मुकुल जी, ये जैक डेलोर्स ने कही थी, जो फ्रांस में थे और जिनसे आप लोग शायद परिचित भी नहीं होंगे। प्रश्न ये है, क्या ये संभव होगा, और होगा तो कैसे किया जाए। इसका प्रयास किया गया था और मुझे उसमें हिस्सा लेने का मौका मिला था। हमने कहा, हर बच्चे को सब धर्मों के मूल तत्वों से परिचित कराना चाहिए, वे समानताओं को जाने और जहाँ जहाँ अंतर है उनका आदर करना सीखे। जहाँ जहाँ अंतर है उनका आदर करना सीखे। इससे सामाजिक समरसता बढ़ेगी, पंथिक सद्भाव बढ़ेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। मीडिया के लोगों ने मुझे बहुत तरजीह दी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ आज भी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर 2002 को एक निर्णय दिया है, और वो निर्णय ये है, सब धर्मों के मूल तत्व बच्चों को पढ़ाना और अंतरों का आदर करना सिखाना इस देश में सेकुलरिज्म को दृढ़ करेगा।
और ये बात केवल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। फरवरी 1999 में संसद की स्थायी समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए संसद की स्थायी समिति ने अपनी 86वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की फरवरी 1999 में, और उन्हीं के संदर्भ से ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। हम लोगों ने उसी को कहा था। उस रिपोर्ट में शंकरराव चौहान जी की अध्यक्षता में थी चमन कमेटी रिपोर्ट। इट सेड children must be made aware of basics of all the religions of the people of India. They should know the commonalities and learn to respect differences wherever these exist. No rituals, no dogmas shall be taken in the classroom. Only the basics. And later on as the children grow, they will become aware of the philosophies. उनकी रुचि बढ़ेगी, हो सकता है भी और बढ़े। इस रिपोर्ट में एक बात और कही थी। वो बात ये थी कि 5 ऐसे मूल्य हैं जो हर अध्यापक को अपने हर कार्य में मस्तिष्क में रखने चाहिए। क्या है वे? सत्य, अहिंसा, शांति, धर्म या राइटियस कंडक्ट एंड लव। ट्रुथ, पीस, नॉन वायलेंस, राइटियस कंडक्ट एंड लव, दीज आर कॉमन वैल्यूज। दुनिया में कोई भी पंथ, कोई भी धर्म इनके विरोध में नहीं है। तो हर अध्यापक को कहिए, चाहे वो फिजिक्स पढ़ा रहा हो, चाहे वो खेल खिला रहा हो, इसका काम। आप सबके सामने मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग शिक्षा में रुचि लेते हैं उन्हें शंकरराव चमन कमेटी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का 12 सितंबर 2002 का निर्णय अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया देखना चाहिए। और इसी में निहित हैं चुनौतियाँ, इसी में निहित हैं रास्ता क्या है, उसका समाधान क्या है, कहाँ आप जाएंगे। अभी मेरे 3 मिनट बचे हैं, इसलिए मैं कुछ बिंदु आप सबके सामने रखता हूं, और कह तो रहा हूं आपके सामने रखता हूं, तो रख तो मंत्री जी के सामने भी रहा। पहली चुनौती, बच्चों के उनके नैसर्गिक अधिकार देने में हम कहां पर हैं? हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कब तक स्कूल एक शिक्षक या बिना शिक्षक के चलते रहेंगे? मेरा वही बिंदु है, मैं फिर दोहराऊं। नैसर्गिक अधिकारों में खाने पीने, स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन का अधिकार शामिल है। केवल स्कूल में नामांकन शामिल नहीं, वो भी है। कैसे कैसे स्कूल है? स्कूलों की संकल्पना क्या है? भारत सरकार एक बच्चे के लिए कितना संसाधन वाला स्कूल चाहती है? कितने अधिक से अधिक, कितने कम से कम? निजीकरण आवश्यक है। निजीकरण कैसे होगा और निजीकरण के कौन से ऐसे मूल्य हैं जिनमें सरकार उनकी सहायता करे और वे भी कुछ बातों को माने? तीसरा, मातृभाषा में बच्चे के पढ़ने का जो नैसर्गिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है, उस पर हमें दृढ़ नीति बनानी पड़ेगी। हमारे यहाँ त्रिभाषा फार्मूला है, कहीं लागू है, कहीं नहीं लागू है। इन द रियल स्पिरिट ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला, हाउ आर वी गोइंग टू प्रोसीड फर्दर एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ टू बी डन। दुनिया में कोई ऐसा बड़ा देश नहीं है जिसने अपनी मातृभाषा को छोड़ दिया हो और वो विकसित देशों में शामिल हुआ हो। कुछ छोटे देशों की बात अलग है, लेकिन मातृभाषा की बात, और जिस देश में अनेक मातृभाषाएं हैं उस देश को इस पर निर्णय लेना आसान नहीं है, लेकिन लेना तो पड़ेगा ही, चुनौती तो है ही। तनाव और बस्ते का बोझ कम करने में हमने बच्चों पर कुछ नए बोझ तो नहीं डाल दिए, नई समस्याएं तो नहीं पैदा कर दी हैं।